दुनिया के जितने भी मैक्सिमम लोग देखो, कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जिसने हार का सामना ज़्यादा किया हो। तो मैं यहाँ सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो, 1 2 बार 3 बार कोशिश करो, बट फिर उसके पीछे मत जाओ जो आपके लिए बना ही नहीं। सही। क्योंकि कई लोगों को ऐसा एक फैसिनेशन है कि यार पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, इन सब पे। एक्चुअली आर्मी इज वेरी क्रूअल, वेरी वेरी क्रूअल, टू बी वेरी फ्रैंक। आज मैं जो कुछ हूँ आर्मी की वजह से। वो सिचुएशन जब आपको गोली लगी होगी तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था सर? सर्विस आपने हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट में, और आपकी जर्नी कवर करने के लिए मैं बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था। मैंने आपके कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जो मुझे बहुत 1-2 मीटिंग कैंसिल भी हुआ थी, सॉरी फॉर दैट, बट राइट। तो सर सबसे पहली बात है ना, मैंने आपके बहुत सारे पुराने वीडियोस देखे और मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा। आपकी क्या मतलब हिस्ट्री रही है, और मुझे सब बारे आज इस पॉडकास्ट में जानने वाला हूँ सर। और मैंने आपके ना कुछ किस्से भी सुने जब आप आर्मी में थे। जी। आपको गोली लगी, वो मतलब मेरे लिए तो एक बोलते एकदम ऐसा लगा कि मैं कैसे पर्सनालिटी से मिलने वाला जो एक कारगिल वॉर में रहे हैं, और उनकी स्टोरी जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने कैसे अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग वाली जर्नी है शुरू करी, और कहाँ से शुरू करी? शुरू से अगर बताना चाहूँ तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि तेरी लाइफ पे पूरी एक अच्छी किताब बन सकती है। सो माई जर्नी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू माई रिमेम्बरेंस व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, राइट। 6th में जब मैं पढ़ता था तो पहली बार मुझे जिंदगी एक्चुअली कितनी क्रूअल है पता चला। वो ऐसा है कि मेरे को पहली बार सप्लीमेंट्री आई थी। अब सप्लीमेंट्री समझते हैं ना, जो बैक तो पहली बार मुझे सप्लीमेंट्री आई थी। उससे पहले आई वाज अ गुड स्टूडेंट। मम्मी बोलती है मेरे को 5th स्टैंडर्ड में करीब 90% आए थे। मुझे नहीं पता कैसे आए थे, सच बता याद भी नहीं है। बट 6th में जब सप्लीमेंट्री आई तो मेरे को ये पता चला कि आपके पेरेंट्स के अलावा भी लोग वैलिडेशन देते हैं, बाहर वाले देते हैं, पड़ोसी देते हैं, रिश्तेदार देते हैं। बहुत बुरा लगा मेरे को। और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जहाँ 2 महीने की पूरी छुट्टी मिलती थी, पूरी छुट्टी फुल टू, बिना किसी स्ट्रेस के। तो सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ा बुरी बात ये होती थी, वो 2 महीने की छुट्टी खराब हो जाती थी। क्योंकि 5 बजे एक चुन्नू अंकल करके एक अंकल आते थे पढ़ाने के लिए, लूना लाल कलर की लूना पे आते थे। इतना मार मार के पढ़ाते थे वो, इतना मार मार के। हमारे जमाने के टीचर्स पता है वो घर जाके क्रिएटिवली ये सोचते थे कल बच्चों को कैसे टॉर्चर करे जिससे वो मरे नहीं। तो वो आते थे कहाँ से, वो मेटल वेटल लेके आते थे, उसके ऊपर घुटने पे खड़ा कर देते थे क्रिएटिवली। उनका मेरे को तो अब मैं सोचता था पुलिस में होना चाहिए था उनको। टॉर्चर करने का तरीका उनको मालूम है। मतलब अब हो जाए तो अब तो दिखा दे पुलिस। तो वो जमाना ही ऐसा था। खैर उस जमाने में तो पेरेंट्स बोलते थे टीचर्स को कि इसको मार मार के सही कर दो। अब जैसे तैसे 6th से मैं 7th में आया। 7th में आया, मैंने इस साल तो ठान लिया कि यार इस साल मेरे को जो है पास होना, पढ़ना है। और मैंने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी। नाउ गेस व्हाट, मेहनत रंग लाती है कि नहीं? 2 में सप्लीमेंट्री आ गई। अरे बाप। ठीक है। फिर चुन्नू अंकल आए, फिर
मतलब मैं लिटरली दुआ करता था, हे भगवान आज इनके लूना पे ट्रक चढ़ जाए राइट, थैंक गॉड ऊपर वाले ने सुना नहीं हो, अभी भी हेल्दी वेल्दी है। फिर उसके बाद मैं 8th में आया, मैं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम में पढ़ता था। सो इट वाज वन ऑफ, मतलब इट वाज द ओनली बेस्ट स्कूल ऑफ रतलाम। माय डैड वाज इन आर्मी राइट, फौज में ट्रक चलाते थे, सिविल में भी आके वो ट्रक ही चलाते थे। तो वी वर नॉट इन लाइक कोई अच्छा, ऐसा नहीं था कि बहुत सक्षम परिवार से फाइनेंशियली, क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन मुझे एक प्रिविलेज था कि उस स्कूल में मेरे को एडमिशन में, और वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी वो मेरी मम्मी की कजिन थी। अच्छा, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा झेल रहे थे, बोले यार एक चांस और देते हैं। अब 7 से मैं 8th में आया। अब 8th में तो मेरी पहले दिन से ही चुन्नू अंकल पढ़ाने लगे। सुबह 5 बजे से मेरी ट्रेनिंग शुरू होती थी, 5 से 6 साढ़े 6 बजे तक वो आके पढ़ाते थे। और आप सोचो मेरे पेरेंट्स जो है कम पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि अच्छा, मेरी सिस्टर जस्ट उल्टी थी, मतलब मेरी सिस्टर मुझसे 8 साल छोटी है, वो नेचुरली पढ़ने में अच्छी थी। मतलब उसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मली पढ़ के पास हो जाती थी। अब मैं 5 से साढ़े 6 बजे तक पढ़ा था, उसके बाद स्कूल जाता था। स्कूल में भी वो सिस्टर बिठा के पढ़ाती थी मेरे को, भाई जैसे तैसे। 8 इतनी मैंने जिंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी 8 में करी। खूब मेहनत करा। इस साल मैं फेल हो गया और जब मैं फेल हुआ तो मुझे फिर बहुत बुरे तरीके से धक्के मार के उस स्कूल से निकाला गया। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है क्या है? 2016 में मैं आई स्टार्टेड माय टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 2007 ऑनवर्ड्स। तो एट प्रेजेंट मैंने करीब 1700 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया, नेपाल, भूटान राइट, और मेजरली ये जो जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, तो उनके मैंने लिया है सेशंस, टीचर्स को ट्रेन किया है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, 2016 में मेरे को एक स्कूल से कॉल आया कि सर वी गॉट योर नंबर फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर, सो आई वांट यू टू बी एज अ रिसोर्स पर्सन हियर फॉर आवर टीचर्स। तो मैंने बोला ठीक है। तो सिस्टर ने मुझसे बोला रेम्यूनरेशन, मैंने बोला कोई नहीं, आप तो मैं आ जाऊँगा, आपको जो देना दे दो, मैं आ। एंड गेस व्हाट, दैट स्कूल नेम वाज सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जिस स्कूल से मेरे को बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाला था, उसी स्कूल में जाके मैं टीचर्स को पढ़ा रहा था कि बच्चों के पढ़ाना है। सो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने एक चीज देखा है कि आज ये स्पेशली मैं उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि यार अभी जो भी ड्रॉबैक्स है या जो भी तुम्हारा फेलियर्स है ना, इससे डरो मत, इससे भागो मत, फेस इट। मैं तो बोलता हूँ जितने स्पेशली कॉलेज वाले बच्चे हैं, दुआ करो कम से कम 8-10 कैंपस में तुम फेल हो जाओ, क्योंकि वो तुमको ना रिजेक्शन राइट फेस करने के लिए तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा। अब एक एग्जांपल में आपसे, दुनिया के जितने भी मैक्सिमम लोग देखो, कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जिसने हार का सामना ज्यादा किया हो। सही है। आप देखना अंडर कॉन्फिडेंट वो होते हैं जिन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। क्लास में जो टॉपर होता है उसके अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं फेल हो गया तो, और जो फेल होना बच्चा होता तो क्या होगा, ज्यादा फेल ही तो एंड दैट इज व्हाई ही गिव हिज बेस्ट। राइट, सो दैट्स माय इनिशियल जर्नी। और फिर मैं जब स्कूल से निकल के सेंट जेवियर करके एक स्कूल था इंदौर रतलाम में, उस स्कूल में मैं जब आया तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट स्कूल, आज जो कुछ मैं उसी स्कूल की वजह से हूँ, बट उस स्कूल में मैंने जाके देखा मुझसे ही बकवास बच्चे पढ़ते थे। मैंने देखा भैया चलती क्लास में लोगों ने गुटके खाए। मैं कॉन्वेंट स्कूल से आया, मैंने देखा यार ऐसे बच्चे यहाँ पे, और वहाँ पे मैं टीचर्स की रेस्पेक्ट बहुत करता था राइट। तो मैंने देखा कि आप अपने गुरुजन, वहाँ पे अमृता श्रीवास्तव एक मैम थी जिनकी वजह से आज मैं हूँ, मैं हमेशा मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर का टैलेंट देखा। उन्होंने बोला जैसन तू कभी मैरिड में नहीं आ सकता राइट, तू बस पास होने पे ध्यान दे। तो मैं यहाँ सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो, 1-2 बार 3 बार कोशिश करो, बट फिर उसके पीछे मत जाओ जो आपके लिए बना ही नहीं है। सही है, आपके लिए कुछ और बना होगा। तो शी आस्क्ड मी, तेरे पास तू स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, तू डांस इतना अच्छा कर लेता है, तो इन सब में थोड़ा ध्यान दे। And you know what, when I was passing out that school, I was awarded as the best student of the year award from that school. क्या बात है। That was my first achievement of my life. और उसी दौरान मुझे क्या है ना, फिल्में देखने का चस्का लगा। आज भी मैं फिल्में बहुत देखता हूँ राइट, बहुत फिल्में देखा मैं रोज कोशिश करता हूँ एक फिल्म देखूँ। कल ही मैंने एक फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म देखी। तो फिल्मों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और ये चस्का ऐसे लगा था, जो हम रहते थे LIG
क्वार्टर्स होते थे ना, जो हाँ। एक के साथ एक चिपका हुआ होता। राइट राइट। हमारे पास वाले घर में एक अंकल थे, उस पूरे घर को बंद करके ना वीसीआर में पिक्चर देखा करते थे। अच्छा। तो मैं क्या करता था, उनके खिड़की के पास जाके खड़े होके सुनता रहता था। हाँ। राइट, कहीं ना कहीं आप देखो छोटी छोटी चीजें आपके फ्यूचर किस तरीके से हाँ, बनाती। बताइए। ये जो मेरे अंदर बोलने की कला है ना, कहानी सुनाने की जो कला है, वो वहीं से डेवलप हुई। क्या होता था, मैं स्टोरी सुनता था, हाँ। सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ जाके वो कहानी सुनाता था, क्योंकि उस टाइम फिल्में देखना एक प्रिविलेज हुआ करता था, Right. हर कोई नहीं देख पाता। बिल्कुल सही है। तो मैं स्कूल में जाके उस कहानी सुनाता, और मैंने दीवार देखी, हाँ। मैं उनको बोलता था देखी मैंने, और बकायदा बीजीएम के साथ सुनाता था। वो आया वहां पर टिंग टिश टिंग तार ऐसे करके, मैं मतलब आवाजें निकाल निकाल के मैं, तो सब इकट्ठे होकर सुनते थे मेरे से। तो वहां से जो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर है ना, वहीं से डेवलप हो गया। मेरे को पता भी नहीं चला। सही है। तो फिर ऐसे फिल्में देखा मैंने। पहली बार लाइफ में 9th स्टैंडर्ड में मैंने वो मेरी जंग फिल्म देखी, अनिल कपूर की। राइट, उसमें जो मेन जो कैरेक्टर था वो वकील था, जो अनिल कपूर है। मेरी लाइफ का पहला गोल ये था कि मैं वकील बनूंगा। वो फिल्म देखी, राइट, एंड बकायदा मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, वकीलों से मिला, तो किस्मत से मुझे क्रिमिनल लॉयर सुभाष जैन साहब है वहाँ पे, वो मिले। जब सुभाष जैन साहब ने मेरे को देखा, बाकी सब मेरे मजाक उड़ा रहे थे, हाँ। बट उन्होंने देखा मेरे को, बोला अच्छा वकील बनेगा, क्या करते हो? मैंने बोला अंकल मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और 9th में हूँ मैं। तो बोला अच्छा स्कूल का टाइमिंग क्या है? मैंने बोला 12 बजे तक खत्म हो जाती है, फिर मैं फ्री हूँ। तो बोले एक काम कर, कल से घर जाके खा पी के 2 बजे तक आ जाना। एंड आई वॉज सो हैप्पी, मुझे लगा मैं वकील बन गया हूँ। मुझे नहीं पता था पढ़ना वढ़ना पड़ता है, मेरे को लगा कि बस इनकी सेवा करते रहो, एक दिन काला कोट पहना देंगे आपको। वहाँ पे मेरा काम होता था वो एरिया को साफ करना, जो भी क्लाइंट्स आते उनको चाय पिलाना, पैसे वैसे नहीं देते थे, बट वहाँ फ्री में समोसा कचौरी चाय सब मिलता था। एंड मैं रेगुलरली शिद्दत के साथ 1 महीना टाइम पे जाता था। अच्छा। राइट, इसीलिए एक और मैसेज है इसमें कि आपको छोटे मोटे काम भी अगर मिले ना, उसको शिद्दत से करो। सही है। वकील साहब ने देखा 1 महीने ये इतना कर रहा है यार, ये तो सीरियस है बंदा। हाँ। राइट, तो उन्होंने बोला यार एक काम कर, तू पढ़ा लिखा बंदा है, तो कल से ना मैं ये टेबल लगवा देता हूँ ना, तो एप्लीकेशन लिखने का काम कर। हाँ। तो एक एप्लीकेशन के 25 पैसे मिलते थे मेरे। अच्छा। राइट, एक एप्लीकेशन लिखने, दैट वाज माय फर्स्ट इनकम। आई स्टार्टेड अर्निंग। तो रोज के 3-4 रुपए में कमा लेता था। मैं बात कर रहा हूँ 80s के लास्ट अच्छा। में, ठीक है। तो उस टाइम 4 रुपए बहुत बहुत बड़ी मतलब मैं उनको आज भी याद है, 2 रुपए में तो मैं घर के लिए आटा भी ले जाता था, हाँ। और थोड़े बहुत सब्जी भी ले जाता था। अच्छा। तो वो टाइम ऐसा था कि मैं जब घर जाता तब मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं कमाने लगा। फिर एक दिन मेरे को वकील साहब ने घर बुलाया, बहुत टाइम, मतलब मेरा करीब साल भर हो गए थे मेरे को। एक दिन घर बुलाया और घर जाके मैंने देखा इतनी सारी किताबें वहाँ पे। मैंने बोला वकील साहब आप लाइब्रेरी भी चलाते हैं? तो बोले नहीं नहीं, तेरे को वकील बनना है ना, हाँ। ये सब पढ़ना पड़ेगा तब जाके तो वकील बनेगा। अच्छा। एंड दैट वाज द लास्ट डे। उसके बाद से मेरे को पता हुआ ये अपने औकात से बाहर गई। पहले चुन्नू अंकल ने परेशान किया था, फिर एक होना तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने गोविंदा की फिल्म देखी इल्जाम। हाँ। अब उसमें क्या है ना, वो स्ट्रीट डांस करता है, गाना उसमें आया स्ट्रीट डांस, तो वो ब्रेक डांस इंट्रोड्यूस किया था उसने। Okay. तो उसमें वो एक ऐसे रोप वाला, एक ग्लास वाला जो स्टेप है वो सीख लिया देख के फिल्म। और उसके बाद मैं स्कूल में करता था, मैं फेमस हो गया डांस। और मैंने बोला यार मैं डांसर बनूंगा। सो आई स्टार्टेड डांसिंग। मैं जैसे टीचर्स डे पे मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ, उसमें लोगों ने काफी अपलॉड किया। फिर मैं वहाँ पे जो गणेश उत्सव में जो डांस कंपटीशन होते थे, रतलाम में हर कंपटीशन जीत जाता था मैं। मैं फ्लेक्सिबल काफ़ी था। मेरे पुराने वीडियोस कभी आप यूट्यूब में देखना। मैं गोविंदा के बाद सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ था उसी टाइम, ये प्रभुदेवा इंट्रोड्यूस हुआ था, हमसे मुकाबला करके एक फिल्म आई थी। तो उससे मैं ऑर्केस्ट्राज में काम करने लगा। एक डांस के मेरे को 100 रुपए मिलते थे। अच्छा। अब आप देखो, ये तो वही वाली बात है, पेले को किसी ने बोला एक दिन कि यार तुमको फुटबॉल खेलना और तुमको उसके पैसे भी मिलेंगे। बोलो क्या उसके पैसे भी मिले मेरे को? तो मेरे लिए ऐसा था कि आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम लाइफ, एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग मनी। तो मैं एक दिन के एक मतलब जाता था एक ऑर्केस्ट्रा में एक प्रोग्राम करके 500-600 रुपए कमा, क्योंकि हमको इनाम भी मिला करते थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज अ स्मॉल स्टार ऑफ रतलाम। हर कोई मेरे को जैक्सन बुलाता था। फिर मैंने प्रहार देखी, तो मैंने बोला यार फौज ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे मैंने आर्मी ज्वाइन करी। अच्छा, इस दौरान दीवार भी देखी थी मैंने। अच्छा। और मैं बीच में स्मगलर बनने के लिए भी तैयार हो गया था। उसमें दीवार में अमिताभ बच्चन स्मगलर होता है ना। तो मैंने बोला यार वो तो किस्मत से कोई सही आदमी नहीं मिला, मतलब कोई गलत आदमी नहीं मिला। ऐसे वैसे मूवी देखने में दिक्कत हो जाती है।
सो फौज ज्वाइन करने के बाद पहले दिन मेरे को समझ में आया यार बाप रे मैं कहाँ गया हूँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसा एक फैसिनेशन है कि यार मैं पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति उन सब में, एक्चुअली आर्मी इज वेरी क्रूअल, वेरी वेरी क्रूअल, टू बी वेरी फ्रैंक। आज मैं जो कुछ हूँ आर्मी की वजह से, राइट, उसका मैं मतलब जब तक जान है ना, मैं उसका जो कर्ज है कभी नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन गाय ऑफ 18 ईयर्स, राइट, 18 साल में मैंने ज्वाइन कर लिया, जहाँ वो जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता है, लोग फ्रेंड्स बनाना चाहता है, वहाँ आप 4 दीवारी में बंद कर दो उसको। स्ट्रिक्ट रूल, सुबह 4 बजे उठना, मार खाना, एक्सरसाइज करना, मतलब मैं रोज मच्छरदानी में बैठ कर, आई जॉइन आर्मी एज अ सोल्जर फर्स्ट। ये जो महू में वो चढ़ी बनियान में दौड़ाते हैं बच्चों को ना, तो ऐसे दौड़ के मैं सिलेक्ट हुआ था। बट फिर मेरे को समझ में आ गया यार, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी टाइप था ना रतलाम में, हर कोई मेरी रेस्पेक्ट करता था। मेरे को डांस कंपटीशन में एज अ स्पेशल अपीयरेंस मेरे को कंपटीशन में बंद कर दिया था, बोले आप कंपटीशन में मत जाओ, जीत हो गया आप। तो एक छोटा सा एक ना नन्हा सा मैं एक सेलिब्रिटी था वहाँ पे, इतने रिस्पेक्ट के बाद यहाँ एकदम ही गालियां गलौज। जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा मिस करते हो, आपकी मम्मी, आपकी बहन, उन्हीं को गालियां दे जा रहे। और मतलब दैट वाज अगेन अ बिग ट्रॉमा। फिर मैंने कमीशन लिया, राइट, फिर कमीशन लेने के बाद फिर उस टाइम कारगिल वॉर हुआ। सो फिर कारगिल 2010 मई 10 में मैं आई वाज पोस्टेड इन बारामूला, और वहाँ मुझे गोली लग गई थी। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वो सिचुएशन जब आपको गोली लगी होगी तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था सर आपके? सर्वेश सच बताऊं ना, कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं बस मेरे क्या होता ना, कई लोग मुझसे पूछते हैं जब गोली लगती है तो कैसा फील होता है, क्या फील करोगे? ये जब आपको पता है कि मरने वाले हो आप, क्या फील करोगे? आप तो बस यही सोचोगे ना कि यार भगवान बचा लो। मुझे आज भी याद है जब हम लोग मतलब इट वाज मतलब एकदम डार्क था, अंधेरा था, और हम लोग गोलियां मार रहे, इधर भाग रहे, और मुझे जब मेरे को फील हुआ कि यार ये डांगरी मेरा गीला हो रहा है, तो बस उतना याद है मेरे को। एक सेकंड के लिए मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने से, स्पेशली मम्मी, क्योंकि मेरे डैडी 1 साल पहले एक्सपायर हुए थे। और मैं मन में ये सोचा उनका क्या होगा। मैं खुद के लिए नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था उन दोनों का क्या होगा। ठीक है, जैसे तैसे मेरे को एक अच्छी जगह मिली, मैं अफसर बना, एक अच्छी जिंदगी शुरू करने वाला था, और ये हो गया मेरे साथ, राइट। और तब मेरे को समझ में आया मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट अ लॉट कि मुझे कैसे फौज में, पता है ये सबको मैं बता दूं, फौज में घुसना बहुत आसान है। मतलब एग्जाम क्रैक करके आप बन जाओगे आर्मी ऑफिसर, निकलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भगोड़े बन जाओगे तो फिर डिसस्टर बोलोगे, फिर मतलब बहुत बुरी चीजें होती फिर आपके साथ, मतलब आप देशद्रोही माने जाते फिर। ओके, तो बहाना ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैं रोज दुआ करता था मेरे को कैसे भी करके फौज से निकालो। ये ऊपर वाले की कला थी कि उन्होंने मुझको गोली मार के तो फिर मैं कैटेगराइज हो गया। फिर मैं आर्मी एजुकेशन कोर में गया, और जब मैं आर्मी एजुकेशन कोर में गया तो मैंने वहाँ पे ये टैलेंट मेरा निकला कि मैं बोल सकता हूँ, राइट। वो जो कहानियां सुनाने वाली फैक्टर है ना, यहाँ काम आया। ठीक है, मेरा भी स्टोरी वो अपने स्टीव जॉब जैसे ही, कि उसने कैलीग्राफी सीख ली थी खाली टाइम पे, तो आगे चल के उसको काम आया। वैसे ही मेरे साथ था। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके लोगों को जब मेरी क्लासेस देने लगा, पढ़ाने लगा, तो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माय क्लास। दो आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट, मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था, बट पीपल लाइकिंग माय टीचिंग स्टाइल है ना। फिर मैं सिविल में आया, 2002 जनवरी में मैं रिटायर, मतलब प्री मैच्योर ले लिया था मैंने। फिर आईसीसी प्रेसिडेंशियल ज्वाइन किया, राइट, वहाँ पे एज अ ट्रेनर मैंने काम किया। फिर आप सोचो मैंने वो छोड़ के मैं एजेंट बन गया, राइट। इट वाज अगेन अ टफ डिसीजन फॉर मी। आई वाज ऑन रोल, पैसा अच्छा था, 16-17 हज़ार रुपये सैलरी थी, सब कुछ था, और उसके बाद एकदम ही जीरो पे आ गया। बट वो जो एजेंट बना ना, उसके वजह से मेरे को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो मेरा पूरा ईगो खत्म कर दिया उसने। मतलब सेल्स में आप आ गए हो तो आपको हर तरीके की चीज देखनी क्योंकि जो लोग मेरे सामने सर बोलते थे, उनके सामने मुझे सरसराना पड़ता था। जो लोग कभी खड़े होकर मेरे को सैल्यूट मारते थे, उनके सामने ऐसे खड़ा होना पड़ता था मेरे को। तो दैट वाज अ टाइम, इट वाज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। आज मतलब इट्स नॉट अबाउट ईगो और समथिंग लाइक दैट, बट आज आप देखो, आप जिसको रूल कर रहे हो, कल को उनके अंडर में आपको बैठना पड़े ना, बुरा तो लगेगा यार, बिल्कुल, राइट। तो बट ठीक है, मैंने बोला यार मुझे तो सरवाइव करना है।
फिर मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा किया। अराउंड 2003 में हमारे ब्रांच का जो पूरा टारगेट था 1 करोड़ रुपए, हाँ। मैंने अकेले ने 3.5 करोड़ रुपए किया था और रातों रात में स्टार बन गया। अच्छा। तो वहां से मोटिवेशनल स्पीकर वाला फैक्टर आया। अच्छा। क्योंकि वहां फिर मेरे को ना आईसीसी प्रूडेंशियल अलग अलग ब्रांचेस में बेचते थे, जहाँ उन लोगों को मोटिवेट कर, जहाँ इन लोगों को मोटिवेट, आने जाने का फ्लाइट चार्ज सब मिलता था। और मेरा खुद का जो कमीशन करीब 22 लाख रुपए मिले थे मेरे को। तो मेरा तो लाइफ बन गया सेट। मैंने घर पे खरीद लिया, कार खरीद ली। 2002 में तो मतलब 2003 की बात। तो वही मैंने ये काम ही छोड़ दिया। फिर वहाँ जीनियस सिंपल करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया एज अ स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। क्या बात है सर। आपने एक चीज़ बोली थी कि 6th में मैं फेल हुआ था, तो मेरे को ये लगा था कि लोग क्या सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, लोगों का सोचना इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं, उस टाइम लोग क्या सोचेंगे नहीं पता था मेरे को समझ में आया अच्छा घर वालों के अलावा भी लोग हैं जो आपको वैलिडेट करते हैं कि अरे बेटा ये क्या हो गया। मैं मन में सोचता था अपने फैमिली है, 2-3 लोग हैं, यही है जो कुछ है। बट पहली बार मेरे को समझ में अच्छा उनको भी खुश रखना पड़ता है, इनको भी खुश रखना पड़ता है। ये हमारी समाज की एक बहुत बुरी फैक्टर है कि हम कहते हैं वो दुनिया के सबसे पुराना लोग क्या सोचेंगे। बट धीरे धीरे मैं ना बहुत ज्यादा बेशर्म बन गया था। मैं फिर ये सोचना छोड़ दिया था। मैं आज भी नहीं सोचता हूँ कि लोग क्या सोच। जैसे मेरे इंस्टाग्राम में मैं अपने डांस रील्स डालता हूँ, कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो मेरे जैसे लोग बोलते अरे क्या करते हो यार तुम, मतलब तुम इतने अच्छे बोलते हो, ये क्या बिल्कुल छोटे बच्चे मतलब ये जेनजीज जैसे डांस करते। यार मेरे को डांस करना मुझे अच्छा लगता है, आज भी मैं डांस कर लेता हूँ, इस वेट के साथ मैं डांस कर लेता हूँ। एंड मैं तो आज भी चैलेंज देता हूँ, जेनजी आ जाए मेरे सामने कंपटीशन करने, मैं घंटों डांस कर सकता हूँ। मैं जब पब्स में जाता हूँ ना तो लोग थक जाए तो मैं नहीं थकता हूँ। बिकॉज मैंने देखो, अगर सर्विस में आपसे एक सवाल पूछूं, मेहनत क्यों करता है आदमी? कमाने के लिए। बिल्कुल। और मैं बता दूं, मेहनत आदमी इसलिए करता है क्योंकि जो काम कर रहा होता है ना उसको एंजॉय नहीं कर रहा होता है। यू लव योर वर्क, दैट इज व्हाई फॉर 24/7 आल्सो इफ यू आर वर्किंग ना यू वोंट फील टायर्ड। मैं भी जॉन डीयर में एक सेशन ले रहा था, मैंने सुबह 8 बजे से सेशन शुरू किया, दूसरे दिन 8 बजे तक कंटिन्यू सेशन लिया मैंने। तीन उनके शिफ्ट थे, तीनों शिफ्ट का मैंने कंटिन्यू क्लास लिया एंड आई वाज सो फ्रेश। सुबह 8 बजे, दूसरे दिन सुबह 8 बजे भी मैं इतना फ्रेश था, मैं घर जा रहा था तो म्यूजिक सुनते हुए जा रहा था मैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी अपना करियर चुनो, करियर ऐसा चुनना चाहिए जिसमें आपको समय का पता नहीं चले। सही बात है। इट्स जस्ट लाइक दैट। 2 चीजें, मतलब बीइंग अ मेल मैं आपको बता रहा हूँ इन अ लाइटर मोड कि एक आदमी के लिए नौकरी और छोकरी मतलब करियर और शादी, ये अगर सही हो गया ना तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। सही है। इनमें से एक भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत में ही रहेगा आदमी। अब देखो हमारे देश में 90% लोग दुखी रहते हैं। सही बात। कमाते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए, उनको देखो तो उनके चेहरे में वो चार्म नहीं है जो चार्म तुम्हारे चेहरे में मेरे चेहरे में दिख रहा है ना। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस एंड ऑल, इट्स अबाउट दैट हैप्पीनेस। सही है। राइट। तो वो चीज है। सर एज अ वॉर वेटरन क्या इनकम होती है उनकी और क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट की साइड से दी जाती है? देखो अभी तो 7th पे कमीशन के मेरे ख्याल से कुछ अभी जो नया पे कमीशन है उस हिसाब से अफसर की सैलरी अच्छा है, करीब लाख रुपए के आसपास आती है। और जो मतलब इंडियन आर्मी इज समथिंग लाइक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पे बहुत अच्छा करता है। अच्छा। जैसे मैं सियाचिन ग्लेशियर में था ना तो उस टाइम मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी, सोचो उस टाइम, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं राइट, क्योंकि वो -30-40 तक जाता है तो वहाँ आपकी सैलरी TAD सब 4 गुना बढ़ जाता है। आप सोचो 19 साल की एज में मैं 1 लाख रुपए कमाता है। मैं पागल हो गया था यार। मैं कहाँ पैसा खर्च करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था राइट। तो सैलरी वाइज इंडियन आर्मी अपार्ट फ्रॉम पैरामिलिट्री, तुमने जितने भी दिक्कतें देखी होगी जो है ना BSF है राइट, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ बट है उन लोगों के साथ दिक्कत है। जो फैसिलिटी एक इंडियन आर्मी सोल्जर को मिलता है ना बेचारे उन लोगों को नहीं मिलता। हाँ मैंने कई वीडियोस देखे सर, उसमें कि वो गरम आलू को ही मतलब ऐसे करके खा रहे, कुछ है हमारे यहाँ पर खाना पीना सब बढ़िया है। मतलब फौज का जो लाइफस्टाइल है स्पेशली अफसर बनने के बाद तो एकदम 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है। ओके। मतलब BSF में जो जवान है वो जो बॉर्डर पे काम करे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखो एक तरफ BSF का, क्योंकि हम तो साथ में काम करते हैं, एक तरफ BSF का जवान है, एक तरफ इंडियन आर्मी का जवान है। इंडियन आर्मी का जवान ज्यादा खुश रहेगा। अच्छा। क्योंकि एक तो ये बेचारा इनको देखते हुए दुखी हो जाते हैं
कि यार इसके पास ये है वो है, राइट। जैसे अगर एक इंडियन सोल्जर की जो सैलरी है आज की तारीख में, आप मान के चलो मेरे ख्याल से शायद 35-40 हज़ार के आसपास होगी, जो सोल्जर होते हैं उसमें शायद उससे ज़्यादा ही है, मैं अभी का एग्जैक्टली पता नहीं। मेरे टाइम पे 25,000 रुपये थी। अच्छा, राइट, दैट वाज अ गुड अमाउंट, राइट। 25,000 मतलब आप 90s में अगर आप बात करो 25,000 सोल्जर की बात कर रहा हूँ, और एक अफसर की सैलरी उस टाइम 65 के 60 डिपेंड करता है आपकी सीनियरिटी, मिनिमम होता था 40-50 हज़ार रुपये। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स नाइस। अब तो मेरे ख्याल से लाख के आसपास हो गया है। तो मनी वाइज, फैसिलिटी वाइज, इंडियन आर्मी इज बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, एक बात और मुझे लगती है कि जैसे हमारे आर्मी में जो अपर लेयर के जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ अभी भी ब्रिटिश रूल चलता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला ना, इंडियन आर्मी इज वेरी क्रूअल, और ये फैक्ट है, राइट। आज भी जो आर्मी लॉ है और जो इंडियन पेनल कोड है वो अलग अलग है। सपोज फॉर एग्जांपल एक सोल्जर है, राइट, ऑन ड्यूटी है या मतलब सर्विस में है, वो छुट्टी में है, गलती से उससे किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो सिविल पुलिस उसको हाथ नहीं लगाएगी। अच्छा, सिविल पुलिस इतना करेगी कि उसको थाने में बिठाएगी और मिलिट्री पुलिस को वो इन्फॉर्म करेंगे। मिलिट्री पुलिस वाले आते हैं, उसको अरेस्ट करके जाते हैं, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है, फिर अगर वो साबित होता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है, फिर वो सिविल में उनको हैंड ओवर करते हैं, फिर सिविल जुडिक्शन जो है उसके ऊपर एक्शन लेती है। बट एक ऑन ड्यूटी या सर्विस में जो सोल्जर होता है ना, उसके ऊपर सिविल लॉज चलते ही नहीं। अच्छा, तो ब्रिटिश लॉ ही आज तक चल रहा है, और इस वजह से जो अफसर होते हैं वो आज भी ब्रिटिशर्स हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो आज भी इंडियंस के जैसे ट्रीट किया जाता है, जो कि बहुत बुरा है। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। मैं तो एज अ एसकेटी क्लर्क लगा था, तो क्लर्क्स और इन सब का फिर भी ठीक है, बट यार जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ बहुत बहुत बुरा बर्ताव होता है। मुझे कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगता था, राइट। तो मुझे पनिशमेंट्स भी मिले इस वजह से, मैं कई बार अपने अच्छा, लेकिन वहीं अगर आप इन्फेंट्री में देखो, जो पैदल सेना जिसको बोलते हैं, वहां पे सोल्जर और जो अफसर होता है उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। और उसका रीजन ये है कि वो सीधे सीधे लड़ते हैं। मतलब हम साथ में, अगर तुमसे मेरा कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा ना, तो तुम तो मेरा हेल्प ही नहीं करोगे, वो जब गोली चल रही है। तो वहाँ इन्फेंट्री वालों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। बट जैसे मैं आरटी में था, आर्टिलरी में, आरटी ऑर्डिनेंस इन सब में थोड़ा सा अफसरशाही चलती है। हाँ सर, आर्मी में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उसके बारे में सीआर बोलते हैं। हाँ सीआर, वो क्या चीज़? वो आपका अफसर होता है जो आपका जो आपका सीनियर होता है, वो बनाता है। अब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऐसा एक रिपोर्ट होता है जिसके बारे में आपको खुद को पता नहीं चलता। आपको मालूम है ये बनाएगा जरूर मेरा, बट उसमें क्या लिखा हुआ है ना, वो ऊपर वाला जानता है, और जो उसको पढ़ रहा है उसको वो जानता है। अच्छा। और ये पता तब चलता है जब आपका प्रमोशन ड्यू होता है, या कई बार आपका प्रमोशन ड्यू होने के बावजूद नहीं होता, तब पता चलता है किसी ने आपका सीआर खराब कर दिया। अब किसने किया ये नहीं पता चलता है, क्योंकि आप आपके टर्नओवर में करीब 5-7 अफसर के अंडर में काम किए हुए हो। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार से बात करते हैं और आपका सीआर खराब कर देते हैं। अच्छा। कुछ अफसर होते हैं जो बिल्कुल ऐसे एकदम खतरनाक टाइप के अफसर होते हैं, राइट, लेकिन वो आपका सीआर अच्छा करके जाते हैं। ओके, राइट। तो ये होता है। सर, ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो आप बताना चाहते हो कि आपने किसी आपकी स्पीच में किसी बच्चे को कभी कुछ कंसल्टेशन दी हो और उसके बाद उसका करियर एक स्काई रॉकेट हुआ हो? मैं बताना चाहूँगा, एक अभी शी इज़ एक्चुअली इन मुंबई एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस, ठीक है, और वो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी उसने। अच्छा। राइट। अभी उसने मुंबई में अंधेरी में कहीं शायद उसके आगे पीछे कहीं एक घर खरीदा है। तो शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल गर्ल, हर नेम इज़ कृष्णा पांडे, ठीक है। तो वो लड़की, मुझे उसके पापा जो है ओम प्रकाश पांडे जी पुलिस में है, राइट, पुलिस में अच्छे अफसर हैं। तो उन्होंने मेरे से ऐसी बात चली और मेरे फ्रेंड बने। फिर वो उस टाइम शायद 12th में पढ़ती थी जब वो लड़की मुझसे पहली बार मिली। तो वो आके बैठी रहती थी मेरे साथ और बातचीत करती रहती थी। अच्छा। और उसके अंदर एक पैशन दिखता था। दिखती बहुत अच्छी थी, उसके अंदर एक पैशन दिखता था, बट शी वॉज नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग। ओके। मैं, सर बताइए ना मैं क्या करूँ सर मैं। अच्छा, कुछ टाइम बाद मेरे को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। अरे यार ये क्या, जब देखो तो बैठी रहती मेरे पास। अब अच्छा भी नहीं लगता, फ्रेंड की लड़की है, मैं बोल दूं कल से आना मत। सही है।
तो एक दिन मेरे को बोलती कि सर मेरे को समझ नहीं आया, मैं ना मुझे ना स्टेज पे खड़े होकर बोलना बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी क्लासेस अटेंड करती थी तो मैं स्टेज फियर दूर करने की एक्टिविटीज़ किया कर। तो बोले सर स्टेज पे खड़े होकर बोलना मुझे बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मैं एंकर बन सकती हूँ। तो शायद कोई पूजा करके कोई एंकर थी, उससे बड़ी इन्फ्लुएंस थी, उसने उसका प्रोफाइल मेरे को दिखाया, बोले सर मेरे को इसकी जैसे बनना है। तो मैंने ना उस मतलब वो पिंड छुड़ाने के हिसाब से मैंने उसको, देख तेरे को एंकर बनना है ना, ये सब तो छोड़ो, तुमको अगर एंकर बनना तुम जाओ दूरदर्शन, भोपाल दूरदर्शन जाओ, विजिट करो, राइट, वहाँ एंकर बन जाओ। ठीक है, तो कुछ बात बने, यू वोंट बिलीव, ये तो मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोला था। 2 दिन बाद उसका कॉल आया, सर मैं भोपाल पहुंच गई। क्या बात कर रहे हो, सही में? हाँ, वो निखिल उसका भाई है, उसके साथ भोपाल गई, और भोपाल में अब आप सोचो जो दूरदर्शन है अंदर होना इतना आसान नहीं है। वो उसको पटा के जो चौकीदार था उसको गेट कीपर को पटा के वो अंदर चली गई। अंदर गई और बस वो देखे जा रही है सबके। तो एक प्रोग्राम प्रोड्यूसर का कैबिन था और वहां जाके उसने अपना रिज्यूम, उसका रिज्यूम मैंने बनाया था, उसमें उसका पिक्चर लगा के उसका रिज्यूम मैंने, उसने क्या करा, उस टाइम वो था नहीं वहाँ पे, तो उस पेपर वेट रख के आ गई, घूम करके आ गई, है ना। अब आके बाहर वो निकले, बोला यार कुछ नहीं बन पाया ऐसा ऐसा। फिर ये लोग लंच वंच कर रहे थे, तब उसका कॉल आया वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर का, बोले ये आपका रिज्यूम मेरे पास आया। बोले हाँ सर मैं आई थी, आप थे नहीं। तो बोले अरे आप आओ मिलो। तो मैं खुश होगी, गई वहाँ पे। अब इस बार तो ऑथेंटिकली गई कि सर ने बुलाया, गई अंदर। वो बोलते कि आप जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है, बट कोई आता नहीं है। राइट, अभी 5 सितंबर आने वाला है, तो हम टीचर्स डे पे कुछ प्रोग्राम करने वाले। इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट, आप अपना एक अभी वीडियो शूट कर लोगे। और उसने खड़े होकर वीडियो शूट कर लिया। यू वोंट बिलीव, उसके पहला चेक जो 5-6 हज़ार रुपये कुछ था, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था। प्रसार भारती जो है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और उसकी साइन रहती है उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन रहता है। आज भी शायद उसके पास वो चेक रखा होगा। एंड आई वाज सो हैप्पी। वो आके बोलती है सर मुझे ये मिला, दूरदर्शन का प्रोग्राम मिल गया मेरे। और उसके बाद वो लड़की कभी पलट के नहीं देखी। उस लड़की ने अपने आप को, और आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगा यार ऊपर वाले ने मेरे को यार ये दिया है यार, कि कम से कम मैं किसी को कुछ बोलूं, अगर उस चीज को फॉलो कर ले तो कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच सकता है। तो दैट इज वन स्टोरी। ऐसे कई स्टोरीज हैं। सर आपने ना एक हेजिटेशन की बात करी, कि जैसे एक केस था, इसमें हेजिटेशन थी और उनने आपसे बात किया। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे ऐसा कहते हैं कि बहुत लोगों को हेजिटेशन होती है कि रील्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मुझे लगता है रील्स बनाने से और कंटेंट बनाने से भी ये स्टेज फेयर खत्म हो चुका है लोगों का। कितना सही है सर? देखो रील में क्या होता है ना, मतलब जैसे आप खड़े होते हो, 8-10 लोग हैं, ठीक है, उनके सामने खड़े होने में इनकी आंखें आपको देख रही होती है, सही है, तो वहाँ घबराहट होना लाजमी है। बट रील में क्या होता है, कैमरा होता है, आपको कैमरा फ्रेंडली होना है। बट यहाँ पे ना करोड़ों अरबों लोग देख रहे हैं आपको, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। बट मैंने कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, कैमरे के सामने बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जहाँ वो पब्लिकली जाते हैं ना, तुमने भी महसूस किया होगा कि तुम कैमरे के सामने है तो एकदम पब्लिक देखती है ना आपको, और स्पेशली अगर आपके लिए ताली बजाती है। एक्चुअली पब्लिक आपको देख नहीं रही होती, पब्लिक आपको घूर रही होती है, और वो आपकी कोई एक गलत चीज पकड़ने में रहती है, और बस आपने वो सोच लिया, राइट, तो घबराहट होना शुरू होती है। और हेजिटेशन इज नथिंग, इट इज ओवर थिंकिंग। इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, कॉन्फिडेंस मींस लैक ऑफ फियर, यस और नो? मतलब मेरे अंदर डर नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ या ना? हाँ, सही है। हाँ, नहीं, कॉन्फिडेंट डजंट मीन लैक ऑफ फियर, इट मींस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर फियर। क्योंकि डर होगा तभी तो आप प्रिपेयर करोगे। सही बात है, राइट। आपके अंदर थोड़ा सा तो ये कि यार ये कल जो आ रहे हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे, पता नहीं कैसे होंगे, थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन किया होगा, थोड़ा बहुत मेरे चीजों को देखा होगा। अगर आप, और जिनके अंदर डर नहीं होता वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को कोई पसंद नहीं करता। सही बात है, राइट। तो डर होना चाहिए। वो डर आपको जो है ना, एक फौजी के अंदर भी डर होता है, मरने का डर होता है, तभी वो ब्रेव बन पाता है। सही बात है, राइट। सो हेजिटेशन इज नथिंग, इट इज ओवर थिंकिंग। जब आप एक चीज को बार बार हे भगवान ऐसा नहीं हो जाए। एंड 99% टाइम वी यूज्ड टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स व्हाट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। आप चाहते हो फेल हो जाए वो? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते, बट सोचते हुए कहीं हो नहीं जाओ, है ना। आप देखो, आप अपने घर से पहली बार जब निकले होंगे कहीं बाहर घूमने के लिए या जाने के लिए, ट्रेन में जा रहे होंगे अकेले,
मम्मी ने बिठा के आपको कभी अच्छी बात तो बताई नहीं होगी। सबसे पहला बात ये बताया जाता है, बेटा दरवाजे पे मत खड़े होना। और लड़का वही पहला करता है। सामान का ध्यान रखना। Exactly. मैं मेरी 2 बेटियां हैं, एक 3rd में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है। मैंने आज तक उनको कोई ज्ञान नहीं दिया। इनफैक्ट मैं उनसे ज्ञान लेता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ बेटा ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पेरेंटिंग में ना बच्चों को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, उनसे सीखने की जरूरत है। पेरेंट्स लगे रहते हैं सिखाने में कि यार बस, और कहीं ना कहीं वही होता है। जैसे अब पेरेंट्स की चिंता अगर मैं बोलूँ ना, अभी जाकिर खान का एक बहुत अच्छा लाइन मैंने सुना था कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा गरीब ना रहे। राइट, ये उनकी चिंता होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, क्यों होता है ब्रेक? गाड़ी रोकने के लिए? नहीं, स्पीड में चलाने के लिए। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है ब्रेक। भगवान ना करे तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हें पता चला ब्रेक नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। राइट, तो पेरेंट्स भी ऐसे ही है। बट अगर आप बार बार ब्रेक लगाओगे ना तो इरिटेट हो गए। ब्रेक जब लगाना होता है तभी लगाना है, तो पेरेंट्स को भी वो ब्रेक जैसे ही काम करना है। सही बात है। जैसे मेरी छोटी बेटी एक दिन बोलती है कि डैडा अगर मम्मा भी ये जीपीएस जैसे हो जाए तो कितना अच्छा है। मैंने क्यों? ये देखो कुछ बोलती नहीं है, गलत करो। अब देखो आप जीपीएस जब यूज करते हो आपको पता है कि आगे से राइट लेना है, बट वो राइट मिस कर गए, तो बड़े प्यार से बोलती है कि टेक द यू टर्न फ्रॉम देयर। वही नहीं लगा क्या तुम मिस कर गए यार, बेवकूफ में तुमको आइडिया ही नहीं, कहा यार मिस। पेरेंट्स सही है। तो पेरेंट्स को देखना है कि अगर वो गलती करे ना, और जब इंसान गलती करता है ना तब सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है उसको। सही बात है। और वो अपने तभी सबसे ज्यादा ताने देते हैं। यार तुम सफल हो जाए उस टाइम तुम सब साथ में हो तो क्या मतलब है? सही है। तुम जब असफल हो तभी तो अपनों की जरूरत होती है। तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। बच्चा अगर फेल हो जाए ना तो उसके साथ रहो, गुस्सा आएगा नो डाउट, बच्चा कुछ गलत करे ना उस टाइम ज्ञान मत दो। उस टाइम तो बोले बेटा कोई नहीं, मैं हूं तेरे साथ, बस इतना बोल। सर जैसे ना इंस्टाग्राम पे ओवर आजकल लोगों के लाइक बोले अटेंशन टाइम स्पैन कम हो गया है, बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग और अपने टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो ये मुझे नहीं लगता का अटेंशन स्पैन कम हो गया, ये आप बार बार उनको परोस रहे हो यार। राइट, अभी कल मैंने एक मूवी देखी द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। राइट, एक डॉग की कहानी हो। मैं उस फिल्म को देख के मैं सोचता था यार हमारे हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती। एक कुत्ता अपनी कहानी सुना रहा है और मैं बहुत इमोशनल था। तुम्हें पता है मेरी बच्चियां मेरे को देखती रहती है, अब रोएंगे अब रोएंगे अब रोएंगे। मेरे कल लिटरली मेरे को इतना रोना, मेरे को ना जो स्पेशली जो डॉगी से जो प्यार हुआ ना मेरी बेटी की वजह से हुआ। आई यूज्ड टू हेट डॉग्स अर्लियर, बट अब तो मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ ना। वो डॉग की कहानी है। ठीक है, तो आज हम बोल रहे हैं कि हमको ऐसी फिल्में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि कोई नया कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 सेकंड ही परोस रहे हो ना। सही है। मैं तो 2-2 मिनट की वीडियोस डालता हूँ, वो भी उसमें भी व्यूज आते हैं मेरे को। सही है। आप कंटेंट के ऊपर काम करो। आपका आज आप खुद कंटेंट क्रिएटर हो, आपका जो थंबनेल है ना उसमें कुछ जान होनी चाहिए, तभी वो खोलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग थंबनेल में हमेशा नेगेटिव बातें डालते हैं। जैसे अभी मैंने एक नाम ले सकते हैं तो ललन टॉप का एक मैंने थंबनेल देखा कि एक बंदे का इंटरव्यू देखा था, मैं भूल गया, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। तो उसमें जो थंबनेल था ना कपिल शर्मा की क्या बैक स्टोरी पता चल गई कि वो कितना कमीना था, ऐसा कुछ करके तो मजबूर हो गया मैं उसको करने का, जबकि उसमें कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना बोला कपिल शर्मा आपको चांस देता है, ऐसे इतना ही बोला, क्लिक बैठ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो दिखाओगे वो लोग देखेंगे। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ दम वाली चीजें करनी चाहिए। हाँ, इनिशियली नहीं मिलेगा, बट गलती से भी किसी ने क्लिक कर दिया, आपकी कंटेंट में दम होगा ना, फिर बार बार वो देखेगा। राइट सर, ऐसी कोई 3 कॉन्फिडेंट बूस्टिंग एक्टिविटी जो डेली करना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए? सुबह उठो, राइट, और जैसे भी हो अपने आप को कांच में देखो और एक बार अपनी तारीफ करो। वाओ कैप्टन जेसन थॉमस, यू आर लुकिंग ग्रेट। वाओ यार सर्वेश, क्या लग रहे हो यार तुम। राइट, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तभी शायद थोड़े बुरे दिखते हैं। राइट, आंखें खराब होती है ना, सब थोड़े सूझे ऐसा लग। जब आप उस टाइम अपनी तारीफ करोगे ना, होता उल्टा है। हम सुबह उठते थे, अरे फुंसी आ गई, आने दो यार। राइट, उसको एंजॉय करो, उस तरफ ध्यान मत दो। तुम ओवरऑल पर्सनैलिटी, कई लोग रात को सोए थे कल
उठ नहीं पाया यार, चले गए, सोते रह गए हो, राइट? तुम तो उन खुशनसीब लोगों में से हो ना। तो सबसे पहला काम ये करो। कई लोग मुझसे बोलते हैं दिन भर मोटिवेट होने के लिए क्या करना, मैं बोले ये करो। दूसरा काम ये करो कि शुरू के, अगर सुबह आप लेट से आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे, जो भी, 15 मिनट पहले उठने की आदत डालो। जो भी टाइम में उठते हो 15 मिनट पहले उठो और कुछ ऐसी चीजें देखो, रीली देख लो, कोई बात नहीं। रात को एक दो रील सेव करके देखो, कल सुबह देखूंगा मैं, राइट? जो थोड़ा आपको मोटिवेट करे, सो गुज़बम्प फील कराए या खुशी के आंसू आ जाए, ऐसा कुछ देखो, सुनो, पढ़ो। कोई भी काम कर सकते हो जिससे आपको ऐसी एनर्जी, करूंगा अब तो मैं, राइट? तो ये दूसरा काम है। तीसरा, आप वो सारे काम करना शुरू करो जिसमें आपको डाउट है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट? ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कांड कर दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तुमको लगता है कि यार नहीं, मैं शायद रील नहीं बना पाऊंगा, बना दो यार। इसके लिए मत बनाओ कि मेरे को व्यूज चाहिए, राइट? इंस्टाग्राम में मेरे को कोई भी ऑन सोशल मीडिया में क्या लोगों का नेचर होता है पता है? आप कभी किसी बीच को बो, बीच के लिए क्या चाहिए? पानी, फर्टाइल लैंड और पानी। अरे उसका देखो, अगर आप उसको फर्टाइल लैंड दे दो, पानी दे दो और रोज खोद खोद के देखो कुछ हुआ कि नहीं, कभी होगा, सड़ जाएगा। तो इंस्टाग्राम में भी लोग यही करते हैं, डालते हैं, होता हुआ अच्छा, उसको खुद, भाई तुमको तो अपने आप को अच्छा ही देखोगे, सही बात, बट लोगों के परसेप्शन अलग होते हैं। या इंस्टाग्राम आपको वो प्रमोट नहीं करता होगा, जो भी है, आप रोज अरे यार व्यूज नहीं आए, अरे व्यूज नहीं आए ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है कंसिस्टेंटली वीडियोस बना के डालते रहो। व्यू आए नहीं आए बात की बात है, आए कभी ना कभी। तो ये 3 चीज करें तो क्या होता है ना, जब आप वो काम करते हो जिसमें आपको डाउट है या दूसरे लोग नहीं करते, थोड़ा अलग हटके, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। सही बात है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। सर ये तो हो गई हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, हमारी आपकी जर्नी के बारे में। अब हम थोड़ा सा बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और कई सारे बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या डिजिटल मार्केटिंग उसको हेल्प करती है? सर्वेश, मैं स्टार्टअप की क्लासेस लेता हूँ कई बार लोग, तो मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स, अभी मेरा चौथरा में जो ना उनका IB वाला जो स्कूल है उसमें मैंने सेशन लिया, तो मेरे से एक बच्चे ने सवाल किया था कि स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने उनसे एक बात बोली, स्टार्ट कुछ ऐसा करो जिसमें आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, सबसे पहली बात, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है। एंड स्पेशली पापा से तो पैसा कभी मत लेना, क्योंकि मतलब मैं एक बात बताऊं, उनकी गलती नहीं, वो सोचते हैं कि यार, और जो वो घर वालों का पैसा होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील कराता है। तो यू आर ए सेल्फ मेड पर्सन, तुमने खुद से ये सारी चीजें बनाई, कोई दिक्कत नहीं, बट तुमने स्टार्ट तो ऐसी जगह से किया होगा, कहीं 1000 रुपए कुछ लगाया होगा, राइट? 500 रुपए कुछ लगाया होगा, उसका खोने का डर नहीं होता। सही है। और जब डर नहीं होता तो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? सही है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां लोग 25, 30, 40, 50, 1 करोड़ रुपए लगा के बैठे रहते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि यार इसका रिटर्न नहीं आया। भाई अब तुम अगर 10 लाख रुपए लगाओगे तो पहले दिन से तो मीटर चालू हो जाएगा, मीटर चालू हो गया। अगर उसका कहीं से तुमने इंटरेस्ट में लिया होगा या कुछ भी लिया होगा, राइट, तो इंटरेस्ट तो भरना ही है आपको, राइट? और जब इंटरेस्ट आता है 10,000 रुपए और आपकी इनकम हो रही है 7,000 रुपए, 3,000 अपनी जेब से डाल रहे हो, कब तक डालते रहोगे? सही बात है। तो वो सबसे पहला चीज है। दूसरा है आइडिएशन, राइट? आइडिया ऐसा लेके आओ जिसमें पैसा कम लगे, सही है, और कुछ यूनिक आइडिया। अभी पीयूष मिश्रा जी ने महाकुंभ में जो है ना दिल्ली में बहुत अच्छा स्पीच दिया, मैं सहमत भी हूँ असहमत भी हूँ स्पीच से। उन्होंने बोला यार आप चाइना और इंडिया को कंपेयर करके देखो, इंडिया में हम लोगों को खाना दे रहे हैं, हम लोगों को मतलब ग्रोसरीज दे रहे हैं, फूड डिलीवरी ऐप से ये है, और चाइना बना रहा है डीप सी, है ना, मतलब फ्यूचरिस्टिक। हम कब दुकान वाली मेंटेलिटी से बाहर आएंगे? सही भी है, राइट? गलत में इस चीज में तो गवर्नमेंट उतना एनवायरनमेट भी तो बनाए। हमने वो मेक इन इंडिया एक बार शुरू किया था, उसके बाद तो भूल ही गए उस बात को, सही है, राइट? हम मतलब ये मतलब आई एम नॉट एंटी गवर्नमेंट, बट आप जो चीजें बोलते हो उसको एक मतलब अंजाम तक तो पहुंचाओ। सही है। आपने आगाज तो कर दिया, अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे, बीच में छोड़ देते हैं। सही है। ऊपर से वो मीडिया अलग वही काम करती है, वो मीडिया की सवाल नहीं करती उनके। सही है। आपने स्मार्ट सिटी शुरू किया था, राइट? उसका कोई आइडिया नहीं है, कुछ कितने करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगाया, उसका कोई नहीं है। तो आपका जो बिजनेस होता है, पहला तो ये कम पैसा लगे, दूसरा ये कि
आइडिएशन ऐसा होना चाहिए कि उसको स्टार्ट करके एंड तक तो पहुंचा नहीं है। सही है। वो सफल हो रहा है असफल हो रहा है बात की बात सही है, है। राइट। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है ना, फेलियर्स को पढ़ो। हम्म, हम लोग सक्सेस को पढ़ते हैं, हाँ, राइट, हम फेलियर्स को नहीं पढ़ते हैं। राइट, जैसे आप अश्विन ग्रोवर को पढ़ते समझते हो, उसको आप ट्राई कर रहे हो ना, उसके फेलियर्स तो आप देख ही नहीं रहे राइट, कि उसने कितने बिजनेस में फेल हुआ है, हाँ। कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। ये तो तुम अकेले ही सारी गलतियां कर लो, इससे बेहतर है दूसरों की गलतियों से सीखो, सही है, समझो कि यार इसने क्या गलत किया है, सही। राइट। जैसे अभी वो ओला वालों का इतना हाँ। बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, हाँ। सीखो ना उनसे कि वो क्या गलती है। मेरे हिसाब से शायद वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है या कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं है। तो ये सबसे जरूरी चीज है मेरे बिजनेस में लाना, सही है, कि कस्टमर इज गॉड। राइट, वो कुछ भी बोले हाँ करना है मेरे को, हाँ। तो ऐसी चीजों को मैं डेवलप करूँ, राइट। तो ये तीन चीजें करने से Right. मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, Exactly. बट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी, हम्म, कंसिस्टेंसी बरतो। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि कई बार क्या होता है ना, लोग करते मेहनत, कल सफलता मिलने वाली है आपको, हाँ, आज छोड़ देते हैं, सही है, होता है ऐसा, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं, सही है, राइट। आपको मैंने बोला एक कुआं खोदो पानी के लिए, आप कुआं खोद रहे हो, थक गए हो आप, हाँ, बस अगले हिट पे पानी आने वाला था, हाँ। बट आपने वहां छोड़ दिया, Okay. दूसरी जगह खोया। अब पानी नहीं मिलेगा, तेल तो मिल ही जाएगा, इतना खोद दो, सही है। राइट। यू हैव टू कीप दैट थिंग, कंसिस्टेंसी इज वेरी राइट। इंपॉर्टेंट। सर एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है मेरा, किसी कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या डेमोक्रेसी ज़रूरी है या मोनार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? जैसे कि दुबई देखे, चाइना देखे, ये कंट्रीज डेवलप इसलिए हो पाई है कि यहाँ पे मोनार्की रही है शुरू से। तो क्या लगता है डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है? इसको मैं अगर अलग तरीके से बताऊं ना, डेमोक्रेसी के साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है, हाँ, राइट। आज हमारे देश में जो भी फालतू की हरकतें हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं मालूम, हम पीछे जा रहे हैं, हाँ, हम आगे नहीं जा रहे, हाँ, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हाँ, हूँ। एक बार एक आदमी जो है वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा होता है, पुरानी बात है, जहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं हो, पैदल पैदल जंगल के रास्ते जा रहा होता है। जंगल के बीच में उसको एक मंदिर दिखता है, तो सोचता है चलो यहाँ पे थोड़ा सुस्ता भी लूंगा, थक गया हूँ मैं, जाके बैठता। तो जो बाबा जी है वो ज्ञान दे रहे होते हैं, मतलब प्रवचन दे रहे होते हैं, तो बैठ के सुनता है प्रवचन। तो प्रवचन में ये बताया जाता है कि हर प्राणी में भगवान बसते हैं, हाँ, हर प्राणी में जिसमें भी जान है भगवान बसते हैं, राइट। तो हर प्राणी की, फिर वो बोलता है फिर कण कण में भी भगवान बसते हैं, सब करके वो ऐसे ही कोई ज्ञान से। तो इसको ये बात जम जाती है, बोलता वाह यार ये बात तो सही बोली। हाँ। फिर वहां से निकलते हैं, तो जो भी पेड़ पौधे दिखते नमस्कार करते हैं, कोई भी आदमी दिखते नमस्कार करते हैं, ठीक है, मतलब वो सबको रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, आगे से दो लोग दौड़ते हुए आते हैं, वो बोलते हैं भैया अंदर मत जाओ, अंदर एक हाथी पागल हो गया है, मत जाओ मार डालेगा तुमको। बोले तुम जाओ यार मैं देख लूंगा। आगे बढ़ते हैं, दो लोग और आते हैं वहां से, और भैया दौड़ते दौड़ते बोलते भैया मत जाओ अंदर हाथी पागल हो गया। बोले अरे मैं जब देख लूंगा यार, भगवान है वो, भगवान बसते उसको। फिर आगे जाते एक मोड़ से एक आदमी बिल्कुल फटे पूरे हालत में आता है, बोला भैया वो अगले मोड़ में हाथी खड़ा है, मत जाओ मार डालेगा। अरे मैं देख लूंगा। ये जैसे मोड़ मोड़ते सामने भगवान दिख जाते हैं उसको हाथी। अब हाथी उसको सूंड में पकड़ के दूर फेंक देता है उसको। अब जब वो गिरता है ना तो वो लहूलुहान हो जाता है, बट उसको उस बाबा पे बहुत गुस्सा आता है, बोले ये क्या गलत ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जाता है वो वापस, वो अपना काम छोड़ के वहाँ बाबा के पास चले जाता है। वो चिल्लाता है बाबा को, उस टाइम भी बाबा जी बोलते कण कण में भगवान बसते हैं। तो वो बोलते चिल्ला रही तो ढोंगी बाबा, इसको कोई अक्ल नहीं है, क्या फालतू की बातें करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बाबा जी बोलते अच्छा बेटा पानी पी, तो बता क्या हुआ क्या, तो बताता पूरा। तो बोलता बेटा मैंने तेरे को बोला था कि हर प्राणी में भगवान बसते हैं, रास्ते में 5 भगवान आके बोले, क्यों नहीं सुना उसको। सही है। समझ रहे? तो आज हमारे देश की यही तो हालत हो रही, एक जानवर को बचाने के लिए आदमी की रेस्पेक्ट करना छोड़ दी तुमने यार। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक 2-4 स्ट्रीट डॉग्स ना एक चौकीदार को काटने आया, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, एक आदमी आकर उसको मारने लग गया। अरे यार वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, राइट। तो तुमको ये एजुकेशन से ही होगा। तो डेमोक्रेसी के साथ अगर एजुकेशन नहीं होगा ना, मतलब आप सोचो कि आपने अपने एम्प्लॉयज को खुली छूट दे दी, तुम जो करना चाहते, तो शायद यहाँ से उठा के ले जाएंगे, राइट। मतलब आपने ये देख लिया कि इस पूरे कॉलोनी में ना किसी के भी घर में ताला नहीं है, राइट, और यहाँ पे लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है, तो हर किसी घर में उसको कुछ भी ले जाएंगे। सही है। बट घर आप किसी के घर में ताला नहीं है, बट हर किसी को सही एजुकेशन दिया है आपने,
पता है कि तुम्हारा कितना दायरा है, सही है। तुम्हारा कितना क्या है क्या नहीं, हाँ। तो वो डेमोक्रेसी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सही बात है। राइट। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस देश में एजुकेशन की कमी है हाँ, वहां पे मोनार्की चल सकती है। सही है। राइट, क्योंकि वहां तो सख्त है ना बिल्कुल। कि तुमने ये किया तो तुम्हारा तो खत्म ही कर देंगे तुम। सही है। राइट। आज हमारे देश में करप्शन क्यों होता है? हाँ। करप्शन इसलिए नहीं होता इंसान करप्ट है, करप्शन इस वजह से होता है क्योंकि उसको मालूम है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं पकड़ा भी जाऊंगा हाँ। तो बेल मिल जाएगी। सही है। राइट। तो करप्शन भी अनएजुकेशन की वजह से ही होता है ना, Right, अनएजुकेटेड लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बस ये मेरा मानना है, डेमोक्रेसी के साथ अगर एजुकेशन हो, हाँ। आप देखो ना बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स में आप देखो लैपटॉप कंप्यूटर सब ऐसे पढ़े रहते हैं क्योंकि दे आर एजुकेटेड पीपल, दे नो। हमारे देश की एक बहुत बुरी बात पता क्या है, तुमने महसूस किया होगा, एजुकेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइसेंस मिलती है कार की, हाँ। बाइक की, हाँ। राइट। तुमको कैसे मिली थी लाइसेंस? पहले तो एक बार ट्रेनिंग किया, उसके बाद देने गया हुआ एग्जाम, उसके दिया बाद क्लियर तुमने? हुआ। अच्छा, मैंने नहीं दिया। Right? मैंने कुछ 4-5 हज़ार रुपए दिए थे, हाँ, हाँ। वो मेरे घर पहुंचा दिया उसने अच्छा। लाइसेंस। ठीक है। एक टाइम पे मैं भी बुरा ड्राइवर था। आप देखो कभी आपकी कार पार्क होती है ना, ऐसे 5 कारें ऐसे ऐसे पार्क है, ठीक है, और ये रोड है। तुमने कभी, अब तुम अपनी गाड़ी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाँ। बैक करके निकालोगे ना। सही बात है। जब तुम बैक कर रहे होते हो, जब लोग जा रहे होते हैं ना, तुमने लोगों का लुक देखा, अरे भाई मैं बैक किए बगैर निकालूंगा कैसे? हाँ, सही बात है। राइट। कोई भी अरे सो करके निकल जाएंगे, हाँ, और कई टकरा के तुम्हारे माथे आ जाएंगे। सही बात है। इतना एजुकेशन होना चाहिए भाई, वो पीछे निकाल कर खड़े हो जाऊं मैं, सही है। राइट, नहीं खड़े होंगे। अब वो भी मैं, वो विपुल गोयल करके एक स्टैंड अप कॉमेडी में उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये बाइक वाले इतनी जल्दी में लेते हैं, तुम्हारी टाइम का इतना ही वक्त होता, हाँ। इतनी वैल्यू होती तो आज तुम कार में होते। हाँ, सही है। जल्दबाजी इंसान इसलिए करता, घर से टाइम पे नहीं निकल रहा। सही बात है। मेरा यहाँ पे 2 बजे का पॉडकास्ट है, तो मुझे पता है मेरे घर से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगेगा, तो मैं शायद 1.25 घंटा पहले निकल जाऊंगा, सही है। तभी मैं रिलैक्स रह पाऊंगा यार। राइट। राइट। तो डेमोक्रेसी में अगर ये सारी चीजों का एजुकेशन नहीं होता ना, हमको मालूम है कि मैं एक आजाद देश में रह रहा हूँ, हाँ। बट मुझे ये भी पता होना चाहिए तुम भी उतने ही आजाद हो जितना मैं हूँ। सही है। आप देखो, आप सिटी में जाके देखो, लोग कार नहीं चला रहे, ऐसा लगता है रेसिंग कर रहे हैं। हाँ, सही राइट। है। आई एंजॉय ड्राइविंग, हाँ, मुझे मजा आता, मैं एकदम कार में पीछे आराम से बैठ के, मुझे प्यार है कार चलाना। आप देखो कभी लोग न्यूज होते मतलब उनको ऐसा लगता है कि तू आगे कैसे निकला मेरे से। तो ये सब एजुकेशन की कमी की वजह से। बिल्कुल सही है। तो डेमोक्रेसी में अगर एजुकेशन ना होना तो यही सब कियोस होंगे। राइट। अभी किसी एक विदेशी ने बोला था, इंडिया इज अ ऑर्गेनाइज्ड कियोस। राइट। मतलब हिंदुस्तान में हर कुछ साल पहले जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तो वहां गया, मेरा जो ऑर्गेनाइजर था जिसने मेरे को बुलाया, वो मेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था। हाँ, तो रास्ते में बड़ी जाम दिखी, तो मैंने बोला यार इतना जाम। बोले सर यहाँ अभी 10 दिन पहले सिग्नल लगा है। हाँ। जब सिग्नल नहीं था कभी जाम नहीं लगता था, सही है। सब अपने अपने टाइम से निकल जाते थे। हाँ। जब से सिग्नल लगा है ना, कोई सिग्नल को फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो दिस इज द लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, right। तो जिस डेमोक्रेसी में एजुकेशन की कमी हो, हाँ। तो वो बहुत दिक्कत। सही बात है। वी सर, पीपल आर आपने- वेरी फॉर्चुनेट यार। राइट। सर, आपने कभी शब्द यूज किया वक़्त, तो वक़्त कैसे आप डिफाइन करते हैं? वैल्यू, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1 किलो लोहा हाँ। जो होता है उसकी कीमत क्या होगी? रॉ 70-80 रुपए किलो, है ना। उसी लोहे को मैं मोल्ड करके आयरन बार्स में कन्वर्ट कर दूं तो उसकी कीमत डबल हो जाती है। बिल्कुल। उसको और मोल्ड करूं, हाँ। राइट, और उसको मैंने खील बना दिया तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। सेम लोहा है, राइट। उस लोहे को और मोल्ड करके मैंने सुई में कन्वर्ट कर दिया तो वो लाखों में चला जाएगा। सही बात। क्योंकि एक सुई जो है 2 रुपए 3 रुपए में आएगा, 1 किलो से हाँ। कितने सारे हजारों में चला जाएगा। सही बात। ठीक है। अगर उसको और मोल्ड करके जो हार्ट में जो स्प्रेड्स आते हैं ना, जो स्टड्स जो आते हैं वो डालते हैं, वो भी लोहे से बनता है। अगर वो बना दो करोड़ों में लाखों में कीमत चली बिल्कुल जाएगी। सही है। इसको बोलते वक्त हाँ, वैल्यू। आप अपने अंदर क्या वैल्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हो, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
क्या बात है सर, अब मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और हो सकता है हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा आपकी इस पॉडकास्ट को देखने में। और ऐसे ही हम पॉडकास्ट आगे भी करेंगे और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट में इस सेशन के अंदर वो बिल्कुल हम इस क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। श्योर थैंक यू सो Thank मच you, sir. एंड Thank इवन you, आई sir. रियली एंजॉयड एंड देखो मैं हमेशा मैंने आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी ना हाँ. कि मैं सुना करता था सुन Right. के मैं Right. इफ यू वांट टू बी गुड स्पीकर हाँ. यू नीड टू बी गुड लिसनर एग्जैक्टली। एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर अ वेरी गुड लिसनर थैंक यू So, सर, God थैंक यू सो bless you. मच, Thank थैंक you यू so सर, much. ओके। Thank you.